तो चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब इन दोनों में से पहले हमें सीक्वेंस के बारे में जानना होता है, उसके बाद उसी से हम सीरीज़ को समझ पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक स्टेटमेंट से कि अ लिस्ट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स अप टू 10 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक लिस्ट हमें बनाना है जो कि इवन नेचुरल नंबर्स होगा, मतलब नेचुरल नंबर जो कि इवन नंबर होगा, और हमें 10 तक नंबर को कंसीडर करके लिस्ट बनाना है और वो भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसके लिए देखें, जो पहला, चूँकि असेंडिंग ऑर्डर में कहा गया तो छोटा से बड़ा हम लिखेंगे। जो पहला इवन नेचुरल नंबर होगा, वो पहला इवन नेचुरल नंबर जो है वो 2 है। 2 एक इवन नंबर है और साथ ही नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट इवन नंबर जो है वो 4 है, देन 6, देन 8 और उसके बाद 10। सो कोमा से हम इसे सेपरेट करते हैं और समटाइम्स कभी कभी इसे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में भी इसे रखा जाता है इन नंबर्स को। तो यहाँ पर देखिए, ये एक लिस्ट है और ये असेंडिंग ऑर्डर जैसा कि कहा गया है इस स्टेटमेंट में, असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है और ये नंबर्स का लिस्ट है, इवन नंबर्स का लिस्ट है, पॉजिटिव इवन नंबर्स या नेचुरल इवन नंबर्स का लिस्ट है। और ये 10 से छोटा जितना भी है या 10 या उससे छोटा जितना भी नंबर्स है उन्हें इंक्लूड करना है। तो ये जो लिस्ट है, नंबर्स का लिस्ट, जो कि एक सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करके लिखा गया है और इसमें एक सर्टेन पैटर्न है या कोई रूल है इसके पीछे, तो इस तरह के लिस्ट्स को सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस को कुछ ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन या फिर लिस्ट, सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सेंस में कहा जाए तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस होता है नंबर्स, जैसे कि यहाँ नंबर्स का लिस्ट है या नंबर्स का कलेक्शन है, नंबर्स या फिर फंक्शंस। तो फंक्शंस के लिस्ट के साथ आपको डील नहीं करना है, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के साथ आपको इस स्टैंडर्ड में डील नहीं करना होता है +2 लेवल में, जो कि आप अपने बीएससी बीटेक में जाकर पढ़ते हैं। तो मैं कुछ वीडियोस का लिंक आपको दे दूंगा, अगर थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप बीएससी के कुछ वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के काम हम फंक्शन के सीक्वेंस के साथ करते हैं। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस वगैरह हम टेस्ट करते हैं, तो अंदाज़ा लेने के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ़िलहाल इस स्टैंडर्ड में हमें नंबर्स के सीक्वेंस के साथ डील करना होता है। तो फिर एक बार फिर से देख लेते हैं, सीक्वेंस इज़ अ कलेक्शन या फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में मोस्टली नंबर्स या फंक्शंस के साथ हम डील करते हैं, जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पर जैसे ये ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि हम सेट्स के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वहाँ पर हम ऑर्डर को केयर नहीं करते हैं। सेट्स के केस में हम यहाँ पर 4 2 8 6 10 भी लिख सकते थे या 10 8 4 6 2 भी लिख सकते थे, किसी भी ऑर्डर में लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सेट नहीं है, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक उसी तरह के सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए अंग्रेज़ी में हम सीक्वेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है और ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स या फंक्शंस होता है स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सेंस में। अब देखिए, ये जो है यहाँ पर जो टर्म्स है, इन्हें हम टर्म्स कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म्स है, पहले तो मैं लिख दूँ, यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इन्हें टर्म्स कहा जाता है और इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, A sub 1, नॉर्मली A से डिनोट किया जाता है, A sub 2, मतलब पहला जो एलिमेंट है या पहला जो टर्म है उसे A1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, दूसरे को A2, सिमिलरली तीसरे को A3, चौथे को A4 और पांचवे को यहाँ पर ऑब्वियसली हम A5 से डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम A से डिनोट करते हैं और सबस्क्रिप्ट लगाते हैं। अब देखिए, इसी सीक्वेंस को या तो आप शब्दों में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे नंबर्स को लिखते हुए इसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी इसे डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि मैथमेटिकल सेंस में डिनोट करने का मतलब ये है कि हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि ये है सीक्वेंस
सीक्वेंस गिवन बाय हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। आप ध्यान से देख लें, और साथ ही साथ मैं पहले तो ये कह दूँ, दिस n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो n पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पर an इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। और एक कंडीशन है यहाँ पर कि यहाँ n जो है, n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। ये n का वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो रहा है। अभी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, जब n का वैल्यू 1 होगा, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए n का पहला वैल्यू जो है ये 1 होना होगा। 1 पॉजिटिव इंटीजर है और ये 5 से छोटा है। तो जब n का वैल्यू 1 हुआ, उस समय देखिए a1 विच इज़ दिस वन, a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज़ 2, सो दैट इज़ 2। जब n का वैल्यू 2 हुआ, इसे सेटिस्फाई करते हुए, इन दोनों स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए, अगला वैल्यू n का जो है वो होगा 2। सो जब a2 इज इक्वल टू 2 इंटू n का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 इज़ 4। सो ये सेटिस्फाई कर गया। फिर n का वैल्यू 3, सो a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 इज़ 6। फिर अगला n का वैल्यू 4 है, तो उस केस में हमें an यानी कि a4 का वैल्यू 8 मिलेगा। फिर अगला n का वैल्यू 5 होगा, जो कि इस कंडीशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 5 कहा गया है। सो अगला n का वैल्यू होगा 5, उस केस में a सब 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज़ 10। तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक और तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का। उस तरीके से अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, इस तरह से कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और वो नंबर डिनोटेड है 2n से। अब 2n से डिनोटेड है, हमें रेंज भी देना होगा कि कहाँ से कहाँ तक, तो हम ऐसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं। n की शुरुआत होती है 1 से, और ये चलता है, n का वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो है ये 5 तक चलता है। यहाँ पर ये ऑब्वियस होता है, आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है कि n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे, या तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सीक्वेंस गिवन बाय दिस। तो ऐसे हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 इन असेंडिंग ऑर्डर। वेल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल किसका? 5 का। सो 5 का पहला पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा, चूँकि ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में कहा गया है, मतलब छोटा से बड़ा करना होगा। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है, 5 का मल्टीपल मतलब 5 इंटू 1 इज़ 5। नेक्स्ट होगा 5 इंटू 2 इज़ 10, फिर 5 इंटू 3 15, फिर 5 इंटू 4 इज़ 20, फिर अगला नंबर होगा 25। अब कब तक लिखते जाएं? चूँकि यहाँ पर कोई अपर बाउंड नहीं है, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, ये चलता ही जाएगा, इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। सो उसी को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं। अब अगर इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है, मान ले इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो तरीका हमने इससे पहले देखा है उन तरीक़ों से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप कुछ देर वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको कैसे इसे रिप्रेजेंट करना है। अगर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे। सो इस तरीके से अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कहेंगे सीक्वेंस गिवन बाय, चलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सीक्वेंस गिवन बाय an इज़ इक्वल टू 5n, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली दिस इज़ a1, दिस इज़ a2 एंड सो ऑन। ये क्या होगा? ये होगा a5, मैं लिख ही देता हूँ, दिस इज़ a4 एंड दिस इज़ a sub 3। तो यहाँ पर देखिए, अगर
अगर n को डिफाइन कर दिया जाए कि n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फिर जो पहला वैल्यू होगा n का वो 1 होगा. सो a1 इज इक्वल टू 5 into 1 is 5, this number. a2 is equal to 5 into 2 is 10, this number, and so on. यहाँ पर देखें हमने कोई अपर बाउंड यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है, कोई अपर बाउंड इंडिकेट नहीं किया है. सो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा इन्फिनिटी तक. अब अगर इसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे दिस इज 5n sequence given by 5n और sequence of 5n, whereas n का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 से शुरुआत हो रही है, और n का फाइनल वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है. सो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है. सो जब सीक्वेंस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है और इसका कोई अपर बाउंड नहीं होता है, तो इस तरह के सीक्वेंस को कहा जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस. So this is infinite sequence. और जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तो इसे कहा जाता है फाइनाइट सीक्वेंस. जैसे कि इस केस में, पहले वाले केस में हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इस सीक्वेंस में फाइनाइट है, 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स है यहाँ पर. सो इस तरह के सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है फिबोनाची सीक्वेंस, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे. तो आर्ग्यूबली ऐसा कहा जाता है कि सीक्वेंस के बारे में जो पहला रिप्रेजेंटेशन है या सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस की शुरुआत जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर, ये फिबोनाची करते हैं. फिबोनाची एक इटालियन मैथमेटिशियन थे. सो उन्होंने सीक्वेंस में काफ़ी काम किया था और फिबोनाची सीक्वेंस नाम का एक सीक्वेंस हमें दिया था. लेकिन आर्ग्यूबली ये भी कहा जाता है कि इसकी शुरुआत भारत में हुई थी. सो हमारे देश में 3rd और 2nd सेंचुरी BCE में एक मैथमेटिशियन आचार्य पिंगल थे. उनके काम में भी सीक्वेंस नज़र आता है. जो फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, आर्ग्यूबली ये कहा जाता है कि उनके काम से भी ये सीक्वेंस, पिंगल के काम से भी ये सीक्वेंस, जैसे कि फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है, वो सीक्वेंस दिखता है. खैर, फिबोनाची सीक्वेंस में बात करने से पहले एक सिचुएशन पे आते हैं. अगर मान ले आपसे कहा जाए कि एक सीक्वेंस बनाना है, एक सीक्वेंस गिवन है, लेट अस से अ सीक्वेंस गिवन बाय a sequence given by an is equal to twice of n minus 1, और साथ ही कहा गया है कि n belongs to a set of positive integers. और हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस ना करके इसे फाइनाइट सीक्वेंस बनाते हैं और इसे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. n इज़ लेस देन 6, मतलब n 5 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू होता तो ये 6 तक चलता. हमने इसे लेस देन 6 लिखा है, मतलब ये 5 तक चलेगा. तो यहाँ पर अगर हम इस सीक्वेंस को इस फॉर्म में बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे a1 का वैल्यू क्या होगा. a1 का वैल्यू ऑब्वियसली होगा इस फॉर्मूला से, ये होगा 2 इंटू n का वैल्यू जब 1 होगा तो 2 इंटू n के जगह पे 1 माइनस 1, एंड इट विल बिकम 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 1 इज़ 1. a2 जो है ये क्या होगा, देखिए 2 इंटू n का वैल्यू 2 है, माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1, और ये हो जाएगा 3. सिमिलरली a3 जो है ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, जो कि ऑब्वियसली 5 होगा, और फिर a4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 7, और फिर a सब 5 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 9. तो फिर इसे अगर हम
इस फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कोमा लगा के पूरा रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को, तो हम कहेंगे ये है 1, 3, 5, 7, 9। मतलब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर कैसा है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और साथ ही साथ ये जो है लेस देन और इक्वल टू 9 है, या फिर हम कहेंगे लेस देन 10 है। सो इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये देखिए फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है? ऑब्वियसली ये जो है ये फाइनाइट सीक्वेंस है, तो इसे हमने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। इसे जो गिवन था, सीक्वेंस गिवन बाय, इस तरह के फॉर्मेट में ये गिवन था। अगर हम इसे इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहेंगे सीक्वेंस गिवन बाय ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, और यहाँ पर n का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। n का वैल्यू कहाँ तक है? n का वैल्यू 5 तक चलेगा। सो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। अब आते हैं जो बात कर रहे थे हम लोग कि फिबोनाची सीक्वेंस पे एक बार बात कर लेते हैं। सो फिबोनाची सीक्वेंस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। फिबोनाची सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की शुरुआत जो होती है, इस सीक्वेंस की शुरुआत 1 से होती है, और अगला जो नंबर है ये भी 1 होता है, और उसके बाद हमें जो नंबर बनाना होता है वो पिछले 2 नंबर्स का समेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा ये इन दोनों का समेशन होगा, विच इज़ 2, 1 + 1 = 2। फिर अगला जो नंबर हम बनाएंगे उससे पहले के 2 नंबर्स विच इज़ 1 और 2, इन दोनों का समेशन होगा, दैट मीन 1 + 2 = 3। फिर अगला जो नंबर होगा वो होगा 2 + 3 = 5, फिर अगला नंबर होगा 5 + 3 = 8, और फिर 5 + 8 = 13 एंड सो ऑन, फिर 21 होगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। मतलब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कंस्ट्रेंड नहीं है, इन्फिनिटी तक चलता है। सो यहाँ इसके लिए अगर हम इस तरह का इसे फार्मूला से या एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इसे मैं इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा। जैसे कि ये, इसे हम a1 कहेंगे, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सिमिलरली दिस इज़ a3, a4 एंड सो ऑन। तो हमें इसे जनरल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन an = what, इस फॉर्म में इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। सो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि a1 जो है, a1 = 1, a2 जो है ये भी 1 है, लेकिन इसके बाद से वो मैथमेटिकल रूल जो है पिछले 2 टर्म्स का समेशन ये शुरू होता है। a3 जो है, a3 = a1 + a2, एंड a4 = a2 + a3। Similarly, a5 = a3 + a4 एंड सो ऑन। तो देखिए a3 से लेके आगे हम एक जनरल पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि an जो है, an = a sub n - 2 + a sub n - 1। a3 = a1 + a2। अब n का वैल्यू जब 3 होगा, यहाँ से देखिए n का वैल्यू जब 3 होगा उस समय n - 2 का वैल्यू 1 होगा, सो ये बन जाएगा a1, सो ये a1 है। और n - 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 = 2, सो ये हो जाएगा a2। तो देखिए यहाँ पर बाकी के लिए भी आप देखिए यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, पर इन दो केसेस में जो है an = 1, स्ट्रिक्टली 1। सो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सीक्वेंस गिवन बाय an = 1
फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। इन दोनों केसेस में n का वैल्यू जब 1 और 2 हो तब a n का वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 होगा। एंड इन अदर केसेस a n इज इक्वल टू a n माइनस 2 प्लस a n माइनस 1, और ये कब होगा जब n का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब 3 4 5 6 7। आप इसे एक्सप्लिसिटली ये भी कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू एंड n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो ऐसे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस जो है ये फाइनाइट सीक्वेंस है और इसे हम ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये है फिबोनाची सीक्वेंस। लेकिन सीक्वेंस हमेशा इस तरह के मैथमेटिकल जो पैटर्न है सीक्वेंस का, हमेशा उसे हम इस तरह के एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर पाएँ इसका कोई मतलब है नहीं। ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जिसे कि वर्ड में लिखना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना टर्म्स के लिए ए एन के साथ एन का रिलेशन बनाना ये बड़ा ही मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर का जो पैटर्न है, ये प्राइम नंबर्स का पैटर्न बड़ा ही एलुसिव होता है। इसके लिए हम कोई फार्मूला नहीं बना पाए हैं अभी तक। और अगर हम इसे इस तरह से लिखते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये तो बड़ा आसान है लिखना। अगर हम प्राइम नंबर्स के लिस्ट को या सीक्वेंस को लिखना चाहें तो हमें पता है पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है, फिर अगला प्राइम नंबर 5 है, देन 7 है, देन 11, 13 एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम इसे एनलिस्ट कर सकते हैं या वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक इसका पैटर्न नहीं ढूंढ निकाला है। सो पैटर्न जब हमें नहीं पता है कि किस पैटर्न में अगला टर्म आ रहा है, तो फिर हम इस तरह का रिलेशन ए एन के साथ एन का रिलेशन इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस को हम इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर पाएँ। ऐसे भी सीक्वेंसेस हैं जिन्हें कि हमें वर्ड में लिखना होता है या फिर उसे एनलिस्ट करके हमें रिप्रेजेंट करना होता है। अब देखिए जो सीक्वेंस होता है, अगर सीक्वेंस के टर्म्स को जोड़ दिया जाता है तो फिर हमें सीरीज़ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान ले मैं बात करता हूँ कि एक सीक्वेंस है, ऑड नंबर्स के सीक्वेंस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीक्वेंस गिवन बाय an is equal to twice of n minus 1 and n belongs to a set of positive integers। रेस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं, चलिए पहली बार रेस्ट्रिक्शन दे ही देते हैं। n is less than or equal to 4। तो फिर जब हम इस सीक्वेंस को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो पहला टर्म होगा यहाँ पर 1, हमने इससे पहले इसे इवेलुएट किया है। सो ऑड नंबर्स मिलेगा हमें यहाँ पर, और n का वैल्यू 4 तक ही चलेगा, मतलब ये 4 टर्म्स होगा यहाँ पर। सो दिस इज़ द सीक्वेंस। अभी अगर हम इनके टर्म्स को हम जोड़ देते हैं, इनके टर्म्स को जोड़ देने से हमें मिलेगा 1 + 3 + 5 + 7। अब ये जो है ये सीक्वेंस नहीं रहा, अब इसे कहा जाता है सीरीज़। सीक्वेंस जैसा ही होता है, सीक्वेंस में लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है या लिस्ट ऑफ फंक्शंस होता है, लेकिन सीरीज़ में क्या होता है? समेशन ऑफ नंबर्स होता है यहाँ पर। अब इसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही समेशन को भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे समेशन के लिए भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ ऐसे, सिग्मा सिंबल जो है
ये समेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस को अगर हम रिप्रेजेंट करते तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसे, जहाँ पर n का वैल्यू 1 से लेके 4 तक चलेगा। सो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। और उसी तरह से अगर इसके सीरीज़ को, इसके नंबर्स का जो सम है उससे जो सीरीज़ बना, उस सीरीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब समेशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह का सिग्मा सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे कर्ली ब्रैकेट हमने यूज़ किया था, यहाँ पर सिग्मा सिंबल यूज़ होता है। और यहाँ पर 2n-1 हो सकता है आप अगर ब्रैकेट लगा दें बेहतर समझ में आएगा। सो 2n-1 ये जो टर्म है, इन टर्म्स का समेशन, ये सिग्मा सिंबल जो है समेशन को रिप्रेजेंट करता है, सारे टर्म्स का समेशन। और रिप्रेजेंट करना होगा n कहाँ से कहाँ तक। सो n का वैल्यू 1 से लेके n का वैल्यू 4 तक। अब ऐसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहीं पर अगर ये इनफाइनाइट सीरीज़ होता, ये तो फाइनाइट सीरीज़ है, मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ फाइनाइट सीरीज़, दिस इज़ फाइनाइट सीरीज़। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये फाइनाइट है। अब आते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ में। अगर यहीं पर नंबर ऑफ टर्म्स का कोई अपर बाउंड नहीं होता और ये चलता ही जाता, इन्फिनिटी तक चलता जाता, तो फिर इसे इनफाइनाइट सीरीज़ कहा जाता है। अब इसे रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, ये भी समेशन ही है, तो समेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ n-1 ही है। यहाँ पर n का वैल्यू 1 से शुरू तो हो रहा है, n का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है n का, ये कुछ डेफिनेट फाइनल वैल्यू है नहीं, इन्फिनिटी तक ये चल रहा है, इसीलिए ऊपर हम इन्फिनिटी लिखते हैं। जैसे ऊपर हमने 4 लिखा था, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा जाता है, और ये बन गया इनफाइनाइट सीरीज़। ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज़। आगे हम लोग सीरीज़ के बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे। हमें सीक्वेंस मिलेगा, उस सीक्वेंस के टर्म्स को जोड़ना होगा, ऑब्वियसली वो सीरीज़ बन जाएगा। सो सीक्वेंस के बारे में आगे हमें बहुत बात करना है। उससे पहले देखें दो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस जिनके साथ एसोसिएटेड सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और सीक्वेंस के टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे। वहाँ सर्टन पोजीशन में टर्म कितना बनेगा वो भी हमें पता करना होगा, मतलब nth टर्म कितना होगा ये हमें पता करना होगा। तो दो सीक्वेंसेस हैं, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस और दूसरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस। तो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर जो टर्म्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेशन जो है एक के बाद दूसरा जो टर्म बन रहा है, ये प्रोग्रेशन जो है ये अरिथमेटिक ऑर्डर में होगा, मतलब जुड़ते हुए होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक मैं सीक्वेंस कंसीडर कर ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 से शुरू कर रहे हैं, 2, फिर अगला टर्म जो है हम 3 बढ़ा देते हैं, 3 बढ़ा के हो गया 5, फिर हम 3 बढ़ाते हैं तो 3 बढ़ाने से हो गया 8, फिर से 3 ऐड कर देते हैं 11, फिर से 3 ऐड कर देते हैं तो 14 हो गया। और इस तरह से ये मान ले चलता गया। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर इनफाइनाइट कंसिडर किया। यहाँ पर आप देखें एक टर्म से दूसरे टर्म में जब हम पहुँच रहे हैं तो हम कुछ वैल्यू, कुछ नंबर हम ऐड करते हुए पहुँच रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रेशन है, ये सेम नंबर हम ऐड करते हुए बढ़ रहे हैं। ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और उसी तरह से अगर हम जोड़ते ना हुए मल्टीप्लाई करते हुए अगला टर्म बनाए तो उस तरह के प्रोग्रेशन को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर प्रोग्रेशन जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स से कि पहला टर्म है 3 और फिर 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगला टर्म जो है 3 × 2 होगा, 3 × 2 इज़ 6, और फिर अगला टर्म जो होगा 6 × 2 इज़ 12,
फिर अगला टर्म जो होगा 12 इंटू 2 इज़ 24, फिर अगला टर्म जो होगा 24 इंटू 2 इज़ 48 एंड सो ऑन, ये भी मान ले चलता गया। तो ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हुए, एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हुए अगला टर्म बना रहे हैं। तो इस तरह का जब मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से जब अगला टर्म बने तो उस तरह के प्रोग्रेशन को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगर आप इसे रिलेशन में रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कैसा रिलेशन है कि कोई भी टर्म कैसे बन रहा है, पिछले टर्म से 3 ऐड करते हुए बन रहा है। तो हम कहेंगे कोई भी टर्म ए एन, ये बना कैसे, ए एन बना उससे पहले वाला जो टर्म था, दैट मीन ए एन माइनस 1, इसके साथ हमने 3 जोड़ दिया। तो ये रिलेशन जो है ये इंडिकेट कर रहा है, ये एक्सप्रेशन इंडिकेट कर रहा है इस प्रोग्रेशन को। सिमिलरली इसे अगर रिप्रेजेंट करना है, इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहेंगे कोई भी टर्म कैसे बन रहा है, जो उससे पहले वाला टर्म है उस टर्म के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें वो टर्म मिल रहा है। फिर अगला टर्म के लिए उस टर्म के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, फिर उसके अगला टर्म के लिए फिर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे अब हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। हम देखेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सर्टेन पोजीशन में जो नंबर बनेगा, फॉर एग्जांपल A4, आपको कह दिया गया कि A1 इतना है और हम 3 या 4 जो भी नंबर है, एक कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इसे नॉर्मली D से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो +3 है। सो एक कॉमन डिफरेंस जो है, ये कॉमन डिफरेंस बता दिया गया है, A1 का वैल्यू बता दिया गया है, आपसे पूछा गया कि A4 कितना होगा, A4 इज़ इक्वल टू व्हाट। सो इस तरह का भी सिचुएशन होगा और साथ ही साथ ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि सर्टेन टर्म्स कहा गया, मान लें कि 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स का समेशन क्या होगा, उस समय वो सीरीज़ बन गया। सो उस सीरीज़ में 5 टर्म्स का जो वैल्यू होगा, दैट मीन समेशन होगा, वो समेशन कितना होगा ये भी पता करना होगा। वैसे इसके बारे में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ इस तरह का काम अपने स्टैंडर्ड 10th में ज़रूर किया होगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम वही चीज़ करेंगे। हम देखेंगे एक सर्टेन पोजीशन में जो वैल्यू बन रहा है वो कितना है, जो नंबर है कितना है, दैट मीन an का वैल्यू कितना है, और साथ ही साथ अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया हुआ रहे तो फिर वहाँ जो सीरीज़ बन रहा है वहाँ समेशन कितना होगा, मतलब उन टर्म्स को जोड़ देने से समेशन कितना होगा। ये सब काम अब हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।